नीतीश कुमार का मानना था कि 2004 में एनडीए की हार की सबसे बड़ी वजह थी गुजरात के दंगे यानी नरेंद्र मोदी। 2009 की हार ने उस विश्वास को पक्का कर दिया। उन्हें न तो मोदी की राजनीति पसंद थी, न ही बीजेपी के भीतर मोदी का समर्थन। नीतीश ने लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई की विफलता को देखने से परहेज किया। एनडीए की हर असफलता को वो मोदी से ही जोड़ते रहे। वैसे 2010 की जीत के बाद बिहार की राजनीति में मोदी की राजनीतिक भूमिका न के बराबर रही। यहाँ तक कि एक दफा जब नीतीश से पूछा गया कि आम चुनाव के प्रचार के लिए क्या वो मोदी को बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा बिहार में एक ही मोदी काफी है। उनका इशारा सुशील मोदी की तरफ था। नीतीश कुमार को तब यह लग रहा था कि वे प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। 2010 बिहार विधानसभा में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को, पूरे एनडीए को सफलता मिली थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को कुछ ज्यादा ही सफलता मिली थी, उससे अति उत्साहित थे। नीतीश को एहसास था कि वो अकेले नहीं, जो मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखना चाहते। बीजेपी के भीतर की कसमसाहट से वो वाकिफ थे। आम चुनावों की तैयारी के तौर पर 2011 में लालकृष्ण आडवाणी भ्रष्टाचार विरोधी जन चेतना यात्रा शुरू करने वाले थे और शुरुआत के लिए उन्होंने गुजरात के सोमनाथ की जगह बिहार के सीताब दियारा को चुना। नीतीश ने रथ को हरी झंडी दिखाई। आडवाणी 2 चुनावों की हार के बावजूद एक बार फिर एनडीए में पीएम पद की उम्मीदवारी की उम्मीद लगाए थे। पर बीजेपी के भीतर अब मोदी के लिए समर्थन बढ़ रहा था। नीतीश को भी ये आभास होने लगा था। यहां तक कि उनके अपने मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों का मोदी जाप शुरू हो चुका था। जब नवंबर 2012 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाशपति मिश्र के निधन पर शोक जताने मोदी पटना पहुंचे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके पक्ष में खूब नारेबाजी की। नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर वो ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे जिसका चेहरा नरेंद्र मोदी। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से इस बाबत टोह लेनी शुरू कर दी। नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी भी फैसले से पहले गठबंधन के सभी सहयोगियों से परामर्श किया जाएगा। नीतीश ने बीजेपी को पीएम उम्मीदवार के ऐलान के लिए दिसंबर 2013 तक का वक्त दिया। मुझे लगता है कि मैं सेक्युलर हूँ, मेरी इमेज बनी हुई है, समाजवादी पार्टी के साथ रहा हूँ। उनके मोदी के खिलाफ बयान भी दिए थे तब उन्होंने। उससे पहले जो 2002 के अंदर आप देख करके तो काफ़ी सारी चर्चा भी इस वक्त हुई थी। तो उसमें ये लगता है कि उनको लगता है कि मैं पीएम का उम्मीदवार बन सकता हूँ, और अखबारों में छपता भी था। लेकिन शायद बीजेपी का तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व भी नहीं जानता था कि कार्यकर्ताओं के मोदी जाप के बीच किसी भी तरह के संतुलन और सहमति की गुंजाइश खत्म होती जा रही थी। इस वक्त तक भी नीतीश कुमार को भरोसा था कि सहयोगी पार्टियों के दबाव में बीजेपी मोदी के नाम का ऐलान नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी को जो मोदी लहर नजर आ रही थी, वो नीतीश देख नहीं पा रहे थे। 9 जून 2013 को बीजेपी ने गोवा में मोदी को आम चुनाव के लिए बीजेपी की प्रचार समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री और आज से पार्टी की केंद्रीय प्रचार और अभियान समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भाई मोदी। ये फैसला बैठक से पहले ही तय था। नाराजगी में लालकृष्ण आडवाणी उस बैठक में हिस्सा लेने नहीं गए थे। यहां तक कि ऐलान के बाद पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उधर नीतीश कुमार ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन पार्टी मन बना चुकी थी। आडवाणी को भी चंद दिनों में इस फैसले को कबूल करना पड़ा। जब पार्टी के पितामह की रजामंदी जरूरी नहीं थी, फिर नीतीश की क्या बिसात। गोवा अधिवेशन की उस घोषणा के 13 दिन बाद 16 जून 2013 को नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया।
आजकल जो पार्टी है, जैसे अटल अडवाणी जी के जमाने में एक विश्वास के साथ सब चलता था, आज हमको लगता है कि ये कठिन हो गया। और कठिन हो गया तो गठबंधन यारी से चलता है, दोस्ती से चलता है, वो स्थिति नहीं है। नीतीश सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को बता दिया कि वो 19 जून को नया विश्वास मत हासिल करेंगे, क्योंकि सभी बीजेपी मंत्रियों को वो बर्खास्त कर रहे थे और बीजेपी अब सरकार का हिस्सा नहीं थी। जो कुछ भी हमें करना पड़ा है वो सिद्धांत की खातिर करना पड़ा है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और समाज सबको लेकर चलेगा। इस अवधारणा के में विश्वास रखने के कारण हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा है। बीजेपी और जेडीयू दो ऐसे साथी थे जो बिहार के विकास के साझेदार थे। अब उस विकास के श्रेय का बंटवारा शुरू हो गया। किसने किसे धोखा दिया, किसने किया विश्वासघात, ये आरोप लगने शुरू हो गए। पिछले 7 साल में गवर्नेंस के मामले में बीजेपी ने कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, कभी कोई क्राइसिस पैदा नहीं किया, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उस पर हम लोग चलते रहे। और आज ऐसी क्या स्थिति आ गई और क्या मुद्दा आ गया, जैसे अगर आपने गठबंधन को तोड़ दिया तो बिहार की जनता बहुत दुखी है। बिहार की जनता को लगता है कि जैसे उसके साथ किसी ने बिट्रे कर दिया, किसी ने विश्वासघात कर दिया। और जिस तरह से वो कहते वही रास्ता हम अलग होने का अपनाते। 19 जून को शक्ति परीक्षण के दिन बीजेपी बेंचों से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे शुरू हो गए। नीतीश मुस्कुराए, पर इस मुस्कुराहट में अपने नए विरोधी का आकलन छिपा था, चुनौती छिपी थी। जेडीयू के 117 विधायकों के अलावा नीतीश को समर्थन मिला 4 निर्दलीय, 4 कांग्रेस और 1 सीपीआई विधायक का। कुल 126 के साथ नीतीश ने अपनी शक्ति दिखा दी। बीजेपी के 91 विधायकों ने वॉकआउट किया और आरजेडी के 22 विधायकों समेत कुल 24 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। लालू और नीतीश का लॉन्ग टर्म में कभी पटा नहीं है, और सन 93 में भी जब मंत्रिमंडल में भी ये लोग साथ थे, तब भी ये परेशानियां जो है वो शुरू हो चुकी थी। नीतीश कृषि मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा उधर भी थी। नीतीश जी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ज़्यादा थे और उनकी अपनी समझदारी कि उनको क्या मिलना चाहिए वो ज़्यादा थी। लेकिन जहाँ तक चुनावी दाव पेच का मामला था उसमें लालू पटक देते थे इन लोगों को। तो इससे नीतीश की और जॉर्ज फर्नांडिस की एक एक्सेस उनकी बनी एक साथ, और लॉन्ग टर्म कभी भी बहुत कंफर्टेबल इनका रिश्ता रहा नहीं। जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं और जो आज सदन में नारे लगे, मैंने यही पूछा है कि आप हमको मैंडेट की दुहाई दे रहे थे, तो मैंडेट क्या यही नारा लगाने के लिए मिला था 2010 में? जिनका नारा लगा रहे थे उनको बुलाया क्यों नहीं था चुनाव प्रचार? केंद्र में लड़खड़ाती कांग्रेस को तो आम चुनावों से पहले नीतीश के रूप में एक दमदार साथी दिख रहा था, लेकिन समाजवादी नीतीश के लिए कांग्रेस का साथ लेना इतना भी सरल नहीं था। पर अब नीतीश कुमार खुलकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे। गठबंधन का दौर है, भ्रम में न जिए कि हवा बांधने देने से ये देश उनके हवा में बह जाएगा, यह भ्रम है। कुछ देर के लिए लोगों को लग सकता है। 2014 के आम चुनाव दोनों ही पार्टियों, या यूं कहें कि दोनों ही नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए। अब तक नीतीश कुमार ने किसी भी चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए बिहार की धरती पर कदम नहीं रखने दिया था। अब मोदी बिहार में धड़ाधड़ रैलियां करने लगे। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। गांधी मैदान में उपस्थित यूं तो रैलियों में उमड़े जन सैलाब को दरकिनार करने की भी कोशिशें हुई, लेकिन जब नतीजे आए तो जनादेश सामने था। एनडीए ने 40 में से 31 सीटें जीत ली।
जिनमें 22 सिर्फ बीजेपी ने जीती। नीतीश के जेडीयू को मिली केवल 2 सीटें और आरजेडी ने हासिल किए 4। इशारा साफ था, दौर बदल चुका था, दुश्मन बदल चुका था। 15 साल पहले किसी से भी हाथ मिलाने की कीमत पर लालू को उखाड़ फेंकने के इच्छुक नीतीश के निशाने पर अब नरेंद्र मोदी थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नीतीश की लाख कोशिशों के बावजूद मोदी पीएम बन गए। जिस तरह कभी लालू से पहली बार चुनाव हारने के बाद नीतीश राजनीति से ही कटने लगे थे, इस हार के बाद उनकी प्रतिक्रिया कमोवेश वैसी ही रही। नरेंद्र मोदी अपनी विजय यात्रा के तौर पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे थे, जब नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री जो है वो तो एक पूरे देश भर का एक संस्था है, उससे मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कहाँ की बात है? कौन ने कह दिया है? नीतीश ने बिहार की जिम्मेदारी जीतन राम मांझी को सौंप दी। जीतन मांझी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो नीतीश के विश्वस्त थे, उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन अचानक सीएम की कुर्सी मिलेगी, ये विश्वास से परे था। जब आपने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, तब मेरे मन में एक सवाल उठा कि विचारधारा के लिए हमारे विश्वास से विश्वासघात क्यों? क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा चुनाव होगा तो? दूसरा, क्या जेडीयू या नीतीश कुमार का जो सुशासन था वो आरजेडी के उस दौर से पर हावी रहेगा? निश्चित तौर पर और फर्मली ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर जनता मैंडेट देगी तो ये जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, कानून का राज है, इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आप जैसे आज चल रहे हैं वैसे रहें। रही बात, एक बात इस्तीफा क्यों दिया, अब ये भी विचित्र बात है। छोड़ना तो कोई गुनाह है नहीं, छोड़ना तो कोई गुनाह नहीं। मुख्यमंत्री आप बनेंगे भाई, हमने मजदूरी मांगी थी लोगों से, वो वोट नीतीश कुमार के लिए था। आपको वोट दिया गया था हुजूर, हाँ, ये कहा ठीक है, ये बात तो समझ गए। मांझी जी को नहीं दिया गया। नहीं, ठीक बात है, लेकिन आखिरकार मेरे मन को ये लगा कि साहब हम इस लायक भी नहीं हैं। इस बीच अपने नए दुश्मन नंबर 1 को हराने के लिए नीतीश अपनी पुरानी रंजिशों को भूल चुके थे। 20 साल पहले जिन लालू यादव से बेहद कड़वाहट के साथ उन्होंने संबंध तोड़े थे, आज उन्हीं से रिश्ता दोबारा कायम कर चुके थे। ये पूरे देश को गलत रास्ते में ले जाना चाहते हैं और गरीब गुरबा सबको चुनाव के टाइम में गुमराह करने में कामयाब हो गए। अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। जिस विश्वास के साथ नीतीश कुमार ने जीतन मांझी को सीएम के लिए चुना था, वो दरकने लगा। मांझी कभी मंच से भ्रष्टाचार की वकालत कर देते, कभी अजीबो गरीब बयान देकर पार्टी को पसुपेश में डाल देते। इतना ही नहीं, मांझी नीतीश कार्यकाल के कई फैसले पलटने लगे, उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के तबादले करने लगे, केंद्र की मोदी सरकार की भी तारीफ करने लगे। बहुत मिलजुल के रहिए, भाई भाई में रहिए, आपस में कोई भेद ना आए, हम सब एक माए बाप के औलाद है। नीतीश अब अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस चाहते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि न केवल मांझी के सुर बगावती थे, बल्कि उनके समर्थन में भी कई विधायक खड़े हो चुके थे। मांझी पार्टी का महादलित चेहरा थे, इसीलिए उन्हें हटाना आसान फैसला नहीं था। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहें और ठीक से बिहार के विकास के कार्यक्रमों को अंजाम दें। आखिरी दांव के तौर पर मांझी ने बिहार विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि केवल 7 मंत्रियों ने इसका समर्थन किया और बाकी 21 ने नीतीश को दोबारा सीएम बनाने की सिफारिश कर दी। इस साल
7 फरवरी को नीतीश एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, इस दफा अपनी कुर्सी बनाए रखने की उम्मीद के साथ। चुनाव से पहले नीतीश वो सारी योजनाएं दुरुस्त कर लेना चाहते थे जिनके दम पर वो वोट मांगते। तो नरेंद्र मोदी भी खुद को बिहार का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो। चुनाव की घोषणा से पहले ही पाटलिपुत्र की जंग तेज हो चुकी थी। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को घमंड हो गया। राजनीति के दिग्गज, एक से बढ़कर एक वक्ता, इन शख्सियतों के सामने तो कई दफा मुद्दे भी गौण हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाए तो नीतीश ने इसे बिहार का अपमान बताते हुए उनके पास डीएनए सैंपल भिजवाने शुरू कर दिए। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। डीएनए में गड़बड़ी की बात कही है। अब बिहार भर से लोग डीएनए की जांच कराने के लिए अपना सैंपल भेज रहे हैं। पाटलिपुत्र की राजनीति दिलचस्प पड़ाव पर आ चुकी थी। लालू और नीतीश, जिनका सियासी अस्तित्व ही एक दूसरे का धुर विरोध था, वो एक रथ के सारथी बन चुके थे। राजनीतिक निष्ठाएं बदल चुके नीतीश को जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित करनी थी। आरजेडी को फिर से जनता के बीच खुद को स्थापित करने का यह संजीवनी अवसर था। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई में अपनी जगह बनाने के लिए अलग छटपटा रही थी और सबसे बड़ा इम्तिहान बीजेपी का होना था। साल भर पहले देश और बिहार से प्रचंड जनमत हासिल कर चुके पीएम मोदी बीजेपी की कमान संभाले थे और बीजेपी को इस बार नीतीश से अलग अपनी जमीन तलाशनी थी। पर पाटलिपुत्र की राजनीति में बनते बिगड़ते रिश्तों की कई किश्त अभी बाकी थी।